स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे आज शुरू करने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होगा आपका OCM। जो बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर OC कब लेके आओगे। आई नो कि बच्चे लोग, मैंने लास्ट ईयर OC पढ़ाया था, बट इस साल वापस से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, OC लेके आ रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ी टेक्निक अलग हो जाएगी, और सबसे बड़ी चीज जो होगी, बुक्स आपकी पूरी अलग दिखेगी मेरे अंदर। मतलब मैंने बुक्स ये मेरे हिसाब से यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे बुक्स अलग दिखेगी आपको। कंटेंट मेरे नो डाउट, देखो डिजाइन बुक की मैंने डिजाइन चेंज की है, बट अंदर के जो कंटेंट है वो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बुक्स के ही है। मैंने उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की है। बट हाँ, मैंने क्या किया है उसके अंदर कि उसके अंदर जो आपके बड़े 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 पैराग्राफ्स थे उसको मैं शॉर्टकट में लेके आया हूं। मतलब बहुत कम पैराग्राफ में मैंने क्या किया, उसको एडजस्ट किया कि क्या कंटेंट लिखनी चाहिए कि आपको उतना लिख के भी मार्क्स अच्छे से मिल जाए। तो मैंने क्या कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया आंसर्स को। तो जहां पे आपके 2 पेज के आंसर्स थे वहां पे मैंने 1 पेज के कर दिए। तो यहाँ पे बुक्स थोड़ी नई दिखेगी आपको। तो एक डिफरेंट मॉडल है, मतलब OCM की बुक्स आपको नए रंग में दिखाई देगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 7 रंग दिखेंगे आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए बोर्ड की एग्जाम को लेके। देखो मैं 7 रंग इसलिए बोला हूं कि मेघधनुष के 7 रंग होते हैं, और जो आपके सिलेबस की भी बात करूं तो यहां पे भी ये 7 रंग, मतलब ये 7 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपकी बोर्ड की एग्जाम को। तो सर यहाँ पे कौन सा ऐसा कलर, एक चैप्टर तो 8 है तो आप 7 क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे एक चैप्टर ऐसा है कि जो मेघधनुष का भी कलर नहीं बोलता, मतलब मेघधनुष के अलग उसके अंदर भी कलर्स नहीं आता, और आपके सिलेबस के हिसाब से भी बात करूं बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो उसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब आप चाहो तो पूरा चैप्टर्स क्या कर सकते हो, बच्चे लोग स्किप आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो जो कौन सा कलर है आपको समझ में आ गया रहेगा कि कौन सा कलर जो मेघधनुष के अंदर नहीं दिख रहा है आपको। मतलब जो मेघधनुष के 7 कलर होते हैं उसमें से एक कलर आपको मालूम है कि कौन सा नहीं है, जो आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 3 जो होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब आपको बुक्स नहीं दिखेगी, कलर्स अलग अलग दिखेंगे, और हाँ कंटेंट सेम हो गए, बट पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि लास्ट ईयर मैंने ना पूरा बुक्स में से पढ़ाया था। मतलब उस मेरा लास्ट ईयर की वीडियोस देखना, डिटेल में पढ़ा है नो डाउट, विद एक्सरसाइज पढ़ा है मैंने, पर मैंने क्या किया, पूरा बुक्स के अंदर से पढ़ा है। इस बार मैं सोचा कि थोड़ा कुछ बच्चे लोग के लिए अलग लेके आओ तो बच्चे बोर ना हो। अदरवाइज तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, ग्रेट इनफ है, उसमें से भी बच्चे लोग ने 90% स्कोर किया है, 95 97 मार्क्स भी स्कोर किया है नो डाउट। बट यहाँ पे थोड़ा बुक्स का कवर अप चेंज किया है। जो थीम होती है, थीम बोल सकते हो आप, पूरा थीम मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया, बट हाँ कंटेंट सेम हो गया। आज फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे डोंट वरी, बट इतना डिटेल में नहीं जाएगा। बट हाँ अपन पहले समझ लेते कि सर ये जो मेघधनुष की कलर जो आपने यूज की है इसमें, तो इसमें क्या कितने मार्क का चैप्टर, कितने इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नो डाउट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं इसको, तो आपका 10 मार्क के आने की क्या है चांसेस है। कितने मार्क का सर, 10 मार्क्स के आने की क्या है चांसेस है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तभी बच्चे लोग रिक्वेस्ट है बुक साथ में लेके बैठिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क के लिए होगा। चैप्टर नंबर 2 होगा जो उसका एडवांस वर्जन है, जो नथिंग बट आपने जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े रहेंगे उसका एडवांस वर्जन होगा। मतलब एडवांस मतलब उसके अंदर क्या क्या एक्चुअल में फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट के अंदर। दीज आर नथिंग बट प्रिंसिपल, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या काम करना है, कुछ काम करना है, तो क्या बेसिक प्रिंसिपल होंगे वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। नो डाउट इसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन इतने माइंड ब्लोइंग है कि मतलब हर टाइम एग्जाम में आते हैं। अभी नहीं बोलूंगा तुम लोग को, जब भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तभी तुम लोग को बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ये सब चीजें आपको डिटेल में मिलेगी मेरे चैनल पे। देखो आपके लिए भी हिरेन सर इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने लास्ट वीक से, आपकी रिक्वेस्ट पे ही बहुत सारे बच्चे लोग बोले थे कि सर मुझे 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है, तो क्या करूं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी क्या किया, ला दिया। आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, ले सकते हो व्हाट्सअप नंबर भी। ठीक है, चल
तो यहाँ पे मैं बोला था कि हाँ चैप्टर नंबर 2 होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये छह जो आपको दिख रहे फंक्शंस वो अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 1 सेकंड बात करूँ 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, प्लस आप चाहो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स भी 2-3 मार्क के आते रहते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसको देखोगे तो मेघधनुष के अंदर ब्लैक नहीं आता, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स में भी इतना रिलेवेंस नहीं है, मेरे हिसाब से भी ये चैप्टर रिलेवेंस नहीं है। तो सर आप पढ़ाओगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे बाकी सब चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे ही डिटेल में पढ़ाएंगे, विथ एक्सरसाइज में तुम लोगों को क्या करोगे पढ़ाऊंगा। बट हाँ यहाँ पे आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो ऑप्शन में रख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से इसका 0 रिलेवेंस है। बट हाँ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर इतना कोई हार्ड नहीं है, मतलब बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, ये सब चीजें अपन क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो होगा आपका चैप्टर का नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एवरी क्वेश्चंस के अंदर आपको मालूम है कि ऑप्शंस के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब 5 में से 4 लिखो, 5 में से 3 लिखो। तो आप चाहो तो 5 में से एक क्वेश्चन स्किप करके बाकी के भी आप ऑप्शंस के साथ ट्राई करोगे तो भी आपके 4 ऑप्शंस बचते हैं। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपको 5 में से 3 लिखना है तो एक निकाल दो। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो निकाल दो, तो भी कितने क्वेश्चन बचते हैं आपके पास 4 क्वेश्चन बचते हैं। उसमें भी आपको कितना लिखना है 3 लिखना है। तो आप चाहो तो ये पूरा चैप्टर स्किप कर सकते हो, बट हाँ इज अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो इसको स्किप कर सकते हो। इसलिए मेघधनुष के अंदर इसको कवर नहीं किया है बॉस। इस बार अपना सिलेबस मेघधनुष वाला होना चाहिए, मतलब अपने को सभी चैप्टर्स के अंदर से सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और इस बार तो तूफान मचा देंगे अपन। यस चलो नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 4 जो होगा बिजनेस सर्विसेज। एग्जाम के लिए रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, अभी से मारना है, कभी से भी मारना है, कुछ भी हो जाए। ये चैप्टर्स में से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ना नहीं है। पहले बेसिक का बेसिक क्वेश्चंस आ जाए, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग, तो भी बच्चे लोग लिख के नहीं आते। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग की, लास्ट ईयर की बात करूं, मतलब अभी जो पेपर गया ना उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट का 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। कितने मार्क का? 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। और बच्चे लोग जो पढ़ के गए थे उनके लिए तो बल्ले बल्ले था पेपर। लास्ट ईयर का जो पेपर था सभी पेपर बहुत अच्छे से था, बहुत बेसिक, एक बोलूँ ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन लोग ने, सब पे गूगली डाली थी मतलब सभी पेपर बहुत इजी पूछ लिया था, बल्कि अकाउंट को छोड़ के, अदरवाइज सब पेपर बहुत इजी था। तो 1 सेकंड बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो होगा चैप्टर का नाम होगा बिजनेस सर्विसेज। क्या अगर आज आपको कोई भी बिजनेस करना है तो क्या क्या सर्विसेज आपके बिजनेस के अंदर लगेगी? नथिंग बट बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो दीज आर द नथिंग बट ऑल कवर्ड अंडर द बिजनेस सर्विसेज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको देगा 20 से 25 मार्क का वेटेज देगा। ये ऑब्जेक्टिव्स तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं खाली क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। 20 से 25 मार्क के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज हाईलाइट करके रखे। जब भी हिरेन सर पढ़ा रहे तो प्लीज बुक लेके साथ में बैठिए। मैं या तो एसपी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो या तो ओसी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो या तो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज बुक लेके बैठिए। यस चलो चैप्टर नंबर 5 होगा, जो होगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मतलब आप चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ोगे? बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट क्या होगा? इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मतलब कि आज बिजनेस जो चल रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस पे चल रहा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आपको और आगे लेके जाना है बिजनेस को, नथिंग बट इमर्जिंग बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर क्या क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आए वो पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 5 पे, जो होगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मतलब आप देख रहे हो कि बिजनेस के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म ऑफ बात करो तो डिजिटलाइज। आज देख रहे हो कि बहुत सारे बिजनेसेस क्या कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं,
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अंदर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आज अपने को कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसकी वेबसाइट पे जाके जो पर्सन से आपको अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल उसकी दुकान पे नहीं जाना है, उसकी शॉप पे नहीं जाना है, तो भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर घर पे कर सकते हो। तो ये नथिंग बट एडवांस टेक्नोलॉजी है, बिजनेस करने का तरीका अलग है। नावडे अपन 21st सेंचुरी में रह रहे, तो ऑफकोर्स आपको एडवांस होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, मतलब सब चीजें पुरानी यूज कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे रातों रात। ठीक है, तो हो जाएगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। जो आपको चैप्टर के वाइज बात करूं तो चैप्टर्स के वाइज बात करूं तो कितना मार्क्स आने के चांसेस है, 10 मार्क का आने की चांसेस है ये चैप्टर्स में से। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 6, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 जो होगा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम लोग पैसा कमाओ, गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम लोग पैसा कमाओ, बिजनेसमैन को पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पैसा तुम लोग जितना चाहो उतना कमाओ। बट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम लोग टैक्स पे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको टैक्स भरने के साथ साथ आपको सोसाइटी के आजू बाजू भी क्या करना है, ध्यान रखना है। मतलब सोसाइटी के बारे में भी क्या करना है, आपको सोचना है। मतलब सर्टेन प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उसमें से हम लोग को टैक्स दे रहे हो, उसके ऊपर भी आपको, अगर आप सपोज कि ये क्राइटेरिया में आ रहे हो, सर अभी ये क्राइटेरिया क्या है अभी बताओ, अभी नहीं बता सकता मैं, अभी नहीं बताऊंगा आपको, मैं कभी बताऊंगा जब भी आप चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे तभी मैं बताऊंगा कि क्राइटेरिया क्या होगा, कि कौन सी सर सभी कंपनी को एप्लीकेबल है, नहीं सभी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। सर्टन कंपनीज को ही ये क्या है एप्लीकेबिलिटी है कि किसको सीएसआर करना है। शॉर्ट में बोल रहा हूं, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई सर्टन कंपनीज को ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। तो वो कौन सी कंपनी होगी, जब भी चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी कवर्ड होगी इसके अंदर। तो सर अभी इतना तो बता दो क्या बोल रहे थे आप। मैं ये बोला था क्योंकि गवर्नमेंट बोलते है कि तुम लोग हम लोग को प्रॉफिट पे से अपना जो टैक्स दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आपको 2%, ये सर अभी ये किधर लिखा है, वो चैप्टर के अंदर ही लिखा है कि आपको 2% क्या करना है, आपको 2% सोसाइटी के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मतलब सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट 2% क्या करना है, इन्वेस्ट करना है सोसाइटी डेवलप करने के लिए। इन टर्म ऑफ बात करूं तो वो एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट कल्चर आर्ट्स हो गया। अपन देखते हैं कि आजू बाजू अपन देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कभी बड़ी सी कंपनी यहाँ पे खुली और वो कंपनी ने रोड बना दिया, तो उसको शौक थोड़ी है रोड बनाने का। गवर्नमेंट ने क्या डाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि भाई बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। अभी सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे जन आते हैं, जैसे कि फॉर बात करूं तो ओनर आ गया, बात करूं तो एम्प्लॉइज आ गए, बात करूं तो शेयर होल्डर आ गए, बात करूं तो गवर्नमेंट आ गई। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सोसाइटी के क्या हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएंगे। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो डिफरेंट पार्ट, अब मैंने नाम बोला अभी, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, ओनर, शेयर होल्डर, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी मतलब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ये डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ये चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर होगा 6, जो आपको मार्क्स वाइज में बात करूं तो आपको आने की उम्मीद है कितना, 10 मार्क के आने की उम्मीद है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। उसी की मैं बात करूं तो आप 1 चाहो ना तो आप तो विदा एक भी बार पढ़ लिया ना तो भी आप पेपर आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो गुड मार्क्स के साथ। खाली मुझे फॉलो करते रहना, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप नहीं स्कोर कर सकते, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट थोड़ा एफर्ट आपके लिए चाहिए। एसपी अभी बात कर रहा हूँ, अगर जो एसपी वाले स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, प्लीज बच्चे लोग एसपी के लिए भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली जैसे अकाउंट सॉल्व कर रहे हो वैसे ही आप क्या करो, आप एसपी को सॉल्व करो, अदरवाइज हाथ नहीं चलेंगे, हाथ नहीं दौड़ेंगे, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, उसी इकोनॉमिक्स चलेगा कि भाई आपने पढ़ लिया तो हाथ दौड़ेंगे, वहां पे ओसी में तो दौड़ेगे ही दौड़ेगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट हाँ, एसपी और इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, वहां पे हाथ दौड़ने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, कि भाई कंज्यूमर को आज प्रोटेक्ट करना है। तो एक लॉ ही ला दिया था गवर्नमेंट ने कि 1980 के हिसाब से, कि आपको ये देखना है, ये देखना है, एज अ कस्टमर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ बिजनेसमैन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ कस्टमर। बट मेन पर्पस ये एक्ट लाने का ये था कि कस्टमर अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर को अवेयर करना था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ ला दिया, कानून ला दिया, उसका हल्का सा झलक जो आपको दिया है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कि कस्टमर की क्या राइट्स होते हैं, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब चीजें अपन मसाला पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। जो आपको बात करूं तो 10 मार्क का क्या देता है, वेटेज देता है।
और लास्ट चैप्टर जो आपकी पूरी बुक्स चेंज करने का, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है आई डोंट नो, कि आपका नया सिलेबस बोलते हैं। नया सिलेबस मतलब आपको हार्डली हुआ है 3 से 4 साल, मैक्सिमम 4 साल बोला है, 2 या 3 साल ही हुआ है। तो पूरा चैप्टर सिलेबस चेंज करने का इन लोग का मेन पर्पस था। कौन सा चैप्टर? मार्केटिंग। कौन सा चैप्टर? मार्केटिंग। उन लोग ने एक ही चैप्टर निकाला ओल्ड में से और नया चैप्टर ला दिया मार्केटिंग। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है, क्योंकि ये देखने जाओगे तो आगे इन फ्यूचर में अगर आपको एमबीए करना है, मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। आपको आगे में धंधा करना है, फ्यूचर में अपने पापा के साथ बिजनेस करना है, तो आपका मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये चैप्टर पूरा फोकस करेगा आपके मार्केटिंग के हिसाब से। चैप्टर का वेटेज वाइज भी बात करूं, मैंने 20 से 25 दिया है। सर आपने क्यों? आपके मर्जी से दिया है। नहीं, कोई भी बेवकूफ नहीं है, किसी ने आपकी पूरी बुक चेंज कर दी बिकॉज ऑफ द एक चैप्टर, तो बेवकूफ तो होगा नहीं कि खाली 5 मार्क के लिए पूछेगा आपको या तो 10 मार्क के लिए पूछेगा। वो पूछेगा तो थोड़ा भर के पूछेगा ना कि 20 से 25 मार्क का तो आना ही चाहिए, अदरवाइज मतलब क्या होगा? उसका टारगेट क्या था कि ये चैप्टर्स लाने का कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान मिले, और मैं आज पूरी बुक चेंज कर रहा हूं और खाली मार्केटिंग की वजह से 5 मार्क का पूछूं तो पोपट मेरा ही होगा। मेरा मतलब जिसने बुक्स ऑथर ने चेंज किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको इज्जत मिलनी चाहिए। इज्जत कितनी मिली है? 20 से 25 मार्क की इज्जत दे रहा हूं मैं इसको। कितने मार्क की? आपकी बोर्ड की एग्जाम में बात करूं तो 20 से 25 मार्क के आने के क्या है आसार है। तो प्लीज हाईलाइट करके रखना। इसके अंदर वो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग होता क्या है, सेलिंग क्या होता है, ये सब चीजें अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करने के क्या फायदे होते हैं, ओनर को क्या फायदा होता है, कस्टमर को क्या फायदा होता है, सोसाइटी को क्या फायदा होता है, ये सब चीजें अपन क्या पढ़ेंगे ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, जो होगा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ब्रीफ आइडियाज था कि क्या चैप्टर्स कहाँ पे फोकस करता है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की एग्जाम को लेके। प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। डोंट वरी, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ये पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से भी रेफर कर सकते हो वो टेलीग्राम चैनल पे से पूरी पीडीएफ। ये मैंने बनाई है, आप जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो, फैला सकते हो। मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने खाली इसका थीम चेंज किया है, बाकी पूरा जो कंटेंट है आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी वाला है, और उसमें से मैंने कट शॉर्ट कर दिया है। जहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ थे, बच्चे लोग को बहुत ट्रबल हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था कि सर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ कैसे याद रखे, उसको मैंने कट शॉर्ट किया। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, यही पीडीएफ से मैंने बनाया है, उसमें से अपन को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे। देखोगे तो थोड़ा बुक्स अलग दिखेगा, कलर्स अलग दिखेंगे आपको। आप अपनी बुक्स देखना उठा के, जहाँ पे आपको कलर्स थोड़े अलग दिखेंगे, मेरे यहाँ पे भी थोड़े कलर्स अलग दिखेंगे। बाकी मैंने ट्राई किया है कि आपके कंटेंट चेंज ना हो, मतलब थोड़ा बहुत मैंने क्या किया है, कुछ इतना कुछ मैंने तो मेरा डाला ही नहीं है, मतलब वेरी फ्रेंकली बोलो, मैंने मेरा कुछ दिमाग खाली मैंने मेरा फॉर्मेटिंग जो है वो खाली मैंने क्या किया, चेंज किया, थीम चेंज की है। ठीक है, तो चैप्टर 1 नंबर 1 जो आज चालू करेगा अपन, जो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आज चालू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, चालू करेंगे अपन। इंट्रोडक्शन होता क्या है, डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। थियरीज की बात करूं तो थियरीज, 2 थियरीज दी है आपके सिलेबस के अंदर, एक हेनरी फ्योल की थियरी दी है और एक टेलर की थियरी दी है। ये भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे बट अपकमिंग डेज में वीडियोस में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है तो लीजिए कि हेनरी फ्योल का क्वेश्चन आएगा 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 ही। यस, बाद में आ जाएगा फेडरिक टेलर का। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उन लोग ने कुछ गूगली डाल दी, इस बार हेनरी फ्योल का क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उन लोग किसका पूछ लेंगे, टेलर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो लास्ट बार ऐसा ही हुआ, उन लोग ने हेनरी फ्योल का क्वेश्चन नहीं पूछ के टेलर भाई का पूछ लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को तो पढ़ना सभी है, यहाँ पे आपको पढ़ाई सभी करनी है। हिरेन सर सभी पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे एक एक लाइन सभी पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। ज्यादा पैसा है तो संभाल के रखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर में आपको जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना है वहां पे जाके क्या करना, प्रोफेशनल कोर्स पे इन्वेस्ट करना। अभी कोई जरूरत नहीं है एक भी रुपया खर्चा करने की, जब तक हिरेन सर है तब तक टेंशन नहीं लेना है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट।
Dear friends, in a 11th standard we have studied that management is everywhere. I know. देखो पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर तो पहले ऊपर पढ़ा, ठीक है चलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले आप बोलता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल। कि आज सपोज फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कुछ पिकनिक पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगले दिन ही क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे रेडी होना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा, कितने बजे उधर पहुंचूंगा। तो दीज आर द नथिंग बट मैनेजमेंट। वो आप अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई तो ये मैनेज, इतना बड़ा एम्पायर है, सपोज की फॉर एग्जांपल बाद में बात करूं रिलायंस की, तो इतना बड़ा एम्पायर है रिलायंस, आज ऐसे हवा में चल रहा है, हवा में चला नहीं भाई, उसके पीछे पूरी एक टीम है जो है मैनेजमेंट टीम। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं मैनेजर। उसको क्या बोलते हैं अपन नॉर्मल टर्म में मैनेजर बोलते हैं। बट उसको रन करने के लिए वो मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन लेगा नहीं, उसके लिए उसके पास क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, नथिंग बट प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस का मैनेजर बना दिया, अज्यूम करो, बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट आप जैसे अज्यूम करो, अज्यूम करके मैं फील तो ले सकता हूँ। या सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट डे पे मेरे को बुलाया, इंटरव्यू लिया, सिलेक्ट हो गया, मैं मेरे को बोला कल से ज्वाइन हो जा, मैं ज्वाइन हो गया। फर्स्ट डे पे मैं मेरा दिमाग यूज करने लगूंगा, नहीं भाई पहले एक महीना तो मुझे समझने में लगेगा कि रिलायंस चलती कैसी है। मैं क्या करूँगा, एक महीना तो एटलीस्ट जो बंदा काम कर रहा है एज अ मैनेजर का रोल, उसके साथ मैं काम करूँगा साइड बाय साइड। वो समझाएगा मेरे को कि ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसे प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, आपको ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये नहीं करना है। वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। वन शॉट में क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी मैनेजमेंट हो, आज मैं कोई भी डिसीजन प्लानिंग करूं तो उसके लिए मेरे पास सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। ये जस्ट मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। अपन पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे इतना प्लानिंग्स नहीं करते हैं। अपन जस्ट प्लानिंग करते हैं, उसका अपना कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, उसके अपने अपने हिसाब से क्या बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं। बट अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती। वरना कोई कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा, कोई कैसे भी प्लानिंग करेगा, मतलब ना किसका माँ बाप कोई नहीं, कौन पूछेगा नहीं, तो फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर अपन को ये पढ़ना है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन इंट्रोडक्शन के साथ। डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडी दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पर्सनल लाइफ की बात कर रहा है, एंड इवन इन अ सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स आज मैं तुमको जस्ट एग्जांपल है, कल मेरे को पिकनिक पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एडवांस में प्लानिंग करूंगा। ऐसे हलवे में तो निकल नहीं जाऊंगा ना बैग लेके, चलो भाई अपन जाते हैं, नहीं, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगर विदाउट प्लानिंग, हाँ बट हाँ, जीवन में अगर प्रॉपर प्लानिंग से आपने पिकनिक की तो वेस्ट ही होनी है, कभी भी सक्सेस नहीं होनी है। सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है, सबसे बेस्ट पिकनिक होती है जो अनप्लान हो, जो कोई प्लान नहीं किया हो, उसका पिकनिक का मजा ही कुछ अलग होता है। आई नो मैं वो मानता हूँ, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आपने विदाउट प्लानिंग कोई भी डिसीजन लिया, रॉन्ग चला गया, तो उसका नुकसान आपको फाइनेंशियली प्लस नॉन फाइनेंशियली क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में हवे में कोई भी डिसीजन नहीं लेते। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सीनियर से पूछना है, 10 बार उसके 10 एंगल देखने हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, हर एक क्वेश्चंस का आपके पास 2 आंसर होने जरूरी है। यस, चलो, तो मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ द गोल। आज मुझे गोल मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के आज कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो, अगर उसको अचीव करना है तो आप तभी अचीव कर सकते हो जब भी प्रॉपर प्लानिंग होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज अ वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी। देखो बिजनेस के अंदर खाली ये एम की जरूरत नहीं है, मतलब खाली ए एम से सफिशिएंट नहीं होगा। एम मतलब मनी, मटेरियल और मशीनरी। आपको और एक एम उमेंट ऐड करना पड़ेगा जो होगा मैनेजमेंट। वो हिडन है, आई नो हिडन है, वो आपको दिखेगा नहीं, पर आपको करना पड़ेगा। आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई सब प्रॉपर चल रहा है, आप मैनेजमेंट को टच कर सकते हो नहीं,
मनी को आप टच कर सकते हो, मशीनरी को टच कर सकते हो, मटेरियल को टच कर सकते हो, मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, बट उसको फील कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में सब बढ़िया चल रहा है। There are various principles, theories and technique of management which give result into the same direction, but it is used in a varying from the organization to organization and situation to situation and person to person। क्या बोलता है कि मैनेजमेंट सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने तरीके से करता है। आज रिलायंस जो मैनेजमेंट कर रहा है, जरूरी नहीं कि टाटा वो सेम क्या करे, मैनेजमेंट करे। आज जो मैं मैनेजमेंट करता हूँ मेरे हिसाब से जरूरी नहीं कि सेम प्रोफेसर मेरा आके ओसी वाला ऐसा ही पढ़ाए, वैसी टेक्निक यूज करे। सबके अलग अलग टेक्निक्स होती है पढ़ाने की, सबके अलग अलग मैनेजमेंट्स होते हैं। वैसे एवरी वो डिपेंड करता है कि तेरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट अलग लेवल पे होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग लेवल पे और क्या होगा मैनेजमेंट। तो सबका तरीका क्या है, अलग अलग हो सकता है किसका, मैनेजमेंट करने का। यस, चलो आगे बढ़े। डेफिनेशंस क्या बोलता है? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजंस दैट सर्व एज अ foundation for a system of belief or behavior or for a chain of रीजनिंग। आप चाहो तो अपने हिसाब से डेफिनेशन सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बुक के अंदर 2-3 डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन हमेशा मैं बोलता हूँ तुम लोग को क्या करना है, रीड आउट करना है। ये तो मेरे को यहाँ पे फिट करना था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो आपको एवरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, फॉलो करना होगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो जो भी मैनेजमेंट में सेट किया है उनका। इन सिंपल वर्ड, टेक्निक और सिस्टम विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। मतलब आज सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया, मेरे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो आपके पास 10 ऑप्शन है, आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। अगर आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल डे 1 पे ही आपको एक टेम्पलेट थंबा दे कि आपको यही फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब आपका क्या है, पाथ रेडी है, आपका स्टैंडर्ड रेडी है, आपका क्या एक विजन क्लियर है कि मुझे यही फॉलो करना है, कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, यही फॉलो करना है। तो प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको इन सिंपल वर्ड, टेक्निक और सिस्टम विच गिव्स अ वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। भाई ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे खाली रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में खाली फॉलो होता है, एवरीवेयर मतलब सभी जगह क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। In term of the management, it is called as a division of work, which is one of the principle of the management. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर्स के अंदर, जो होगा आपका नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे वर्ड और एक ऐड किया है जो होगा फीचर्स, जो होगा फीचर्स। सर फीचर्स क्यों वर्ड ये ऐड किया आपने, बताओगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं कि एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे लोग आके बड़े बड़ी गालियां देते बाहर निकल के कि आउट ऑफ कंटेंट क्वेश्चन आया, बुक्स के अंदर किधर भी नहीं था, सर ने क्या पढ़ाया आई डोंट नो। सर को बोलना चाहिए था ना कि नेचर का मतलब फीचर्स होता है। हम लोग तो इतना स्मार्ट है नहीं, अगर हम लोग इतना स्मार्ट होते तो क्लासेस क्यों जाते? बराबर है, आपकी बात बराबर है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपको समझाना चाहिए था कि बच्चे लोग नेचर का मतलब ही क्या होता है, फीचर्स होता है। अब तो बच्चे लोग डरना नहीं है अभी कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर इस बार क्वेश्चन आया कि व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल एंड प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका मतलब ही क्या होता है, नेचर होता है। यस, चल तो these principles are also focus on the best coordination between the superior, subordinate and all the members of the organization. The nature and features of management principle are given as below. पहला ही बोलता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन में देखा कि भाई वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल लाइफ हो, सभी जगह मैनेजमेंट का फंडा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature. मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी है, बड़ी है, सर्विस इंडस्ट्री है, आपके गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री है, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मैनेजमेंट का फंडा आप पे लगेगा, मतलब लगेगा। पर हाँ डिफरेंट लग सकता है, वो अपन ने अभी देखा कि भाई वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन, वो लगेगा, वो मैं मानता हूं। बट हाँ
फंडा तो जरूर लगेगा मैनेजमेंट का। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब वो टॉप लेवल हो, बॉटम लेवल हो या तो लोअर लेवल हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को मैनेजमेंट का फंडा लागू ही नहीं पड़ता, चल हट। मिडिल लेवल ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को मैनेजमेंट का फंडा लागू नहीं पड़ता, चल हट, वो खाली लोअर लेवल को एप्लीकेबल है। नहीं, सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, जो सीनियर पोजीशन पे बैठे टिल जूनियर पोजीशन, एक चपरासी को भी क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 जो होगा आपका जनरल गाइडलाइंस। क्या होगा, जनरल गाइडेंस। ऑफ कोर्स मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि आज मैं डे 1 पे कोई मैनेजर की पोस्ट मुझे रिलायंस में मिलती है तो मैं अपने हिसाब से दिमाग तो लगाऊंगा ही नहीं। मुझे एक क्या देंगे, टेम्पलेट देंगे, या तो वो मेरा प्रीवियस वाला जो मैनेजर होगा वो मुझे सिखाएगा, एक जनरल गाइडेंस देगा कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रिंसिपल का, जनरल गाइडेंस देता है मुझे कौन, प्रिंसिपल। दिस मैनेजर प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. देखो मैं मानता हूं कि आज सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा सीए है जिसको 5 साल का क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है, वो कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कितनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ है, उसके अंदर सीए को मिलता है पगार सपोज कि फॉर एग्जांपल 20 लाख का पैकेज है उसका, कितने लाख का, 20 लाख का पैकेज है। बट अगर सपोज कि वो बंदा रिलायंस में जाए, 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको, रिलायंस उसको 80 लाख का पैकेज दे रही है, कितने लाख का पैकेज दे रही है, 80 लाख का। तो आप बोलोगे सर ये कैसा ना इंसाफी हुई, ये तो ना इंसाफी हुई, ना इंसाफी नहीं हुई है, ये प्रॉपर फेयर रेम्यूनरेशन डील हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी है, काम भी बड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होगी। तो देखो 80 लाख का पैकेज है, ऐसा हलवा में थोड़ी देंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कम, ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्टअप है, पूरा सालाना 5 करोड़ है। कहाँ सालाना 5 करोड़, कहाँ 5,000 की करोड़ की कंपनी रिलायंस, जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, बड़ी कंपनी हो तो ठीक है। तो 5,000 करोड़ जो टर्नओवर करता है वो 5 करोड़ टर्नओवर करता है, जिसमें डिफरेंस है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होगी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ पे काम ज्यादा होगा, यहाँ पे काम थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे 20 लाख 80 लाख में तो कोई डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। तो ये हो गया फेयर रेम्यूनरेशन। तो सर और आप कैसे समझाओगे फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब कैसे होता है, जरा समझाओ तो। देखो अगर किसको अनफेयर बोलोगे पहले वो तो समझाओ। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सेम जिसकी 5 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी थी, ठीक है, वो 2 एम्प्लॉय को हायर कर रहे, एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है। फीमेल 5 साल का एक्सपीरियंस, सीए, सब क्वालिफिकेशन उसका, सब डिग्री सब इसके पास है। मेल है, अरे क्या लिख रहा हूं सर, फीमेल का स्पेलिंग तो बराबर लिखो, ठीक है। एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है। इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई लेडी को सीए की डिग्री है, सेम मेल को 5 साल का एक्सपीरियंस, सीए की डिग्री, सब है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसका 5 करोड़ का धंधा है, जिसका 5 करोड़ का धंधा है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो अपॉइंट करने के लिए मेल को, सपोज फीमेल को 10 लाख का पैकेज देता है पर एनम और मेल को 20 लाख का पैकेज देता है, तो ये हो जाएगा अनफेयर, ये हो जाएगा अनफेयर। बट जो पहला एग्जांपल लिया वो फेयर वाला था, समझ में आ रहा है। देखो अभी लाइन पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। Then देखो when we say fair remuneration, then the term fair we can vary, मतलब वो चेंज होता रहता है as per the nature, size and financial condition of the organization। अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप बोलो तो वो फेयर है कि भाई आपने वहां पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर कंपनी भी तो छोटी थी, बट एक ही कंपनी के अंदर 2 एम्प्लॉइज को डिफरेंट अमाउंट दे रहे हो, सेम क्वालिफिकेशन है दोनों को 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट आप खाली कास्ट नहीं, आप जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो कि ये फीमेल है, उसको क्या खर्चा लगेगा, उसको 10 लाख का पैकेज सफिशिएंट है, और मेल पे ज्यादा घर का खर्चा होता है तो वो घर चलाता है तो उसको 20 लाख का पैकेज नहीं, ये अनफेयर हो गया। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम क्वालिफिकेशन है, सेम डिग्री है, तो आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आपको सेम देना पड़ेगा पैकेज। यस, चलो नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड पॉइंट,
प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स जो भी प्रिंसिपल आज रिलायंस के अंदर मैं बात करूं तो आज रिलायंस के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलते आ रहे हैं, टाटा के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है वो जरूरी नहीं है कि उनसे 50 साल से वही सेम ही चलता रहे। उसके अंदर एवरी मंथ में बात, नॉट मंथ, एवरी ईयर, सॉरी एवरी वीक में बात करूँ ना, क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। क्यों? वो डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, और बात करूं तो फिर प्रैक्टिस के हिसाब से। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोविड की पहले की बात करूं और आज कोविड की बात करूं, कितना सिनेरियो में चेंजेस आ गया, बिजनेस करने के तरीके में भी कितना चेंजेस आ गया अपन ने देखा है। अपन जस्ट कोविड के पहले की बात करो जहां पे आप एक रूम में 50 जन को बिठा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट कोविड खत्म होने के बाद सब वापस से ऑर्गेनाइज होने लगा, मतलब तो अपन देखे कि भाई वहां पे अपन देखते हैं कि भाई सेल्फ डिस्टेंस रखते थे, मास्क पहनते थे, वो बहुत सारी चीजें क्या हो गई। अभी मैं पहले बात करूँ कोविड से पहले की, जहाँ पे वर्क फ्रॉम फैसिलिटी ऐसा कुछ कंसेप्ट ज्यादा नहीं था। फॉरेन कंपनी की बात करूँ तो वहां पे फंडा था, बट इंडियन कंपनी में कल्चर में ये फॉलो नहीं होता। बट नाउअडे आफ्टर कोविड ये सिचुएशन भी क्या करनी पड़ी, चेंज करनी पड़ी। तो ये सब चीजें कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। ये प्रिंसिपल वैसे रातों रात नहीं बनाते, वो फील करते हैं उन लोग और देखते हैं कि भाई ये जेन्युइनली जरूर है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ही उन लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और रूल्स के अंदर। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विद द थ्रू अ रिसर्च वर्क। The result of the such experiment have been developed as a principle after this practice in the organization. Next हो जाएगा flexibility changes। आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, चेंज इजीली हो जाने चाहिए। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बना रहे हो प्रिंसिपल, आप बोलोगे कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं करूंगा, नहीं चलेगा भाई। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाने की जो सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम कोई एम्प्लॉयर मतलब कोई बिजनेसमैन बोलेगा नहीं मैं तो 50 स्टाफ एक ही रूम में बैठा होगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली वार्निंग दी कि एक रूम में 10 जन ही बैठेंगे तो मतलब 10 ही जन बैठेंगे, उससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। बट आप बोलोगे नहीं मेरे रूल्स के अंदर लिखा है कि 50 जन ही बैठेंगे, मेरे रेगुलेशन के हिसाब से मैं चेंज नहीं करूंगा, पॉलिसी में चेंज नहीं करूंगा, तो चलेगा नहीं, ट्रबल आपको ही होगा। इसलिए आपके प्रिंसिपल जो भी बना रहे हो वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन क्या होने चाहिए, मॉडिफाई करो, ऐसे बनाने जरूरी है। Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation. Situation के हिसाब से क्या होना चाहिए, चेंज होने चाहिए। Manager can flexible while implementing the principle to suit the requirement. The business situation keep on changing. आपको मालूम है कि बिजनेस एवरी डे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आपको वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जो क्या हो, इजीली मॉडिफाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा बिहेवियर इन नेचर। ऑफ कोर्स आज ऑर्गेनाइजेशन के 10 जन की टीम काम कर रही है तो सबका नेचर सेम नहीं है। किसका शांत दिमाग हो सकता है, किसका जल्दी टेम्परेचर में आ जाता है भाई, किसका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब सबका नेचर सेम नहीं हो सकता। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज ऑर्गेनाइजेशन में एक काम दिया है, एक टास्क दिया है, उसके अंदर 10 पीपल को इन्वॉल्व किया, तो 10 का दिमाग अलग अलग दौड़ेगा, नहीं ऐसे करते, वो बोलेगा नहीं ऐसे करते। अपन स्कूल में करते थे ना कि 10 जन, वो तो ठीक है, अलग बात है कि स्कूल के अंदर अपन खाली कंट्रीब्यूशन दे देते और बोलते तू बना लेते हिसाब से प्रोजेक्ट। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करो यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सपोज कि आपको कोई दिया है काम, प्रोजेक्ट दिया है, आपको 10 जन को एक ही टीम में रखा है, तो आपको उन लोगों को कंट्रोल करना है, तो आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, प्रिंसिपल के बेस पे। अगर सपोज कि आपने क्लियर वार्निंग दे दी कि अगर जिसने सपोर्ट नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, या तो फिर आप प्रमोशन के अंदर क्राइटेरिया में नहीं आओगे, तो ये हो जाएगा आपने बिहेवियर सबको क्या किया, एक जैसा कर दिया और कंट्रोल में किया। अदरवाइज सब अपना अपना दिमाग लगाते थे और प्रोजेक्ट को फेल कर देते थे। यस, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम एट अचीविंग द सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप खुद को मालूम है एज अ बिजनेसमैन, मुझे देखो बिजनेसमैन के अंदर ये सब लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कैसे टीम को आगे लेके जाओ, कैसे टीम को भाई बंधु की तरह रखो, मतलब सब में प्यार बनाए रखो, ये सब जरूर। देखो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपको खाली पैसा कमाना है, आपको ये सब चीजें भी आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वरना रातों रात भाई गिर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आप सपोज इतना बड़ा एम्पायर क्या 100 जन का स्टाफ बनाया आपने, अगर सपोज 100 जन ने एक दिन भी स्ट्राइक कर दिया तो आपकी खैर नहीं, मतलब बिजनेसमैन यहां से यहां पे आ जाएगा विद इन अ सेकेंड।
तो आपको खाली पैसा नहीं कमाना है, आपको इन लोग को साथ में जुड़ के रखना है, जोड़ के रखना है, मतलब सब में भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। तो आप जो भी प्रिंसिपल बना रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा नहीं कि आप एक को प्रमोट करते जा रहे हो, एक को प्रमोट करते जा रहे हो, बाकी 99 जन खाली एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर एक को प्रमोट करते जाओगे तो 99 एफर्ट्स करते रहेंगे तो रातों रात 99 स्ट्राइक पे चले गए ना, तो एक और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा आपका सबका नेचर क्या होना चाहिए, मिलते जुलता रखना है, क्योंकि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, बट हाँ आपको कंट्रोल करना है थ्रू प्रिंसिपल। यस, नेक्स्ट हो जाएगा कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, जो मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि अगर जो मेहनत कर रहा है बंदा, उसको क्या दो, उसको कोर्स के साथ मतलब क्या दो, आप एफर्ट्स के साथ उसके रिवॉर्ड भी दो। मालूम गिरा कि वो बंदा एफर्ट्स कर रहा है, 5 साल से कंपनी को आगे लेके जाने में इतना एफर्ट्स कर रहा है, इतना एफर्ट्स कर रहा है, बिजनेसमैन उसके सामने देख ही नहीं रहा है, तो बाद में एक टाइम के बाद वो एम्प्लॉय भी छोड़ देगा कि छोड़ ना तेल लगाने का, मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे खुद तो रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों एफर्ट्स करूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज कि देखो आज कोई भी एम्प्लॉइज हो, हमेशा बोलते आ रहा हूं मैं कि एम्प्लॉइज सबसे बड़ी असेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी असेट जो होती है वो एम्प्लॉइज होते हैं। कस्टमर की मैं बात करूं, नो डाउट वो भगवान है, अपने लिए भी भगवान है, अपने को पैसा मिलता है, भगवान है अपने लिए, बट हाँ कस्टमर एक जाएगा तो दूसरा आएगा। एम्प्लॉइज एक बार चले गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपने 4 साल 5 साल इन्वेस्ट किया उसके पीछे, वो एम्प्लॉइज के पीछे आपने कितना इन्वेस्ट किया, 4 से 5 साल इन्वेस्ट किया, अगर वो छोड़ के चला गया तो ट्रबल में आप आओगे। कस्टमर दूसरा आ सकता है, एम्प्लॉइज सेम जो आपने ट्रेन किया उसको वापस से वो उसके पीछे आपको नया एम्प्लॉइज लाना पड़ेगा, उसके ऊपर वापस से आपको 4 से 5 साल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आई नो कस्टमर देवता है, बट एम्प्लॉइज उससे भी बड़ी चीज है जो होगी आपकी असेट्स होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको एज अ इन फ्यूचर में अगर आप बॉस बन रहे हो तो एम्प्लॉय को सबसे बड़ा दर्जा देना, भले कुछ भी हो जाए, अगर सपोज के फॉर एग्जांपल समहाउ रीजन से कस्टमर छूट जा रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं अपने से, तो जाने दो, एम्प्लॉयज को बचा लो। यस, चलो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन द कॉज एंड or reason for a particular effect. For example, payment of good wages and incentives help in incrementing the output of worker or making effective advertisement in increasing the sale of product. यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए कि अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो पहले तो आप एम्प्लॉइज को जितना एफर्ट्स कर रहे हो उतना रिवॉर्ड दो, और आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, नहीं कि 7 दिन में गोरापन पाओ। समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा आज देखते हो कि 90% एफर्ट जो एडवर्टाइजमेंट आती है, अपन खुद इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, अपन क्या हो जाते हैं, ले लेते, बाय कर लेते, प्रोडक्ट को क्या कर लेते, बाय कर लेते, बट आपको खुद को मालूम कि वो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए इफेक्टिव नहीं थी, वो लोग जस्ट अट्रैक्ट कर रहे थे, बट वो प्रोडक्ट आपके लिए इफेक्टिव नहीं था। बट हाँ देखते तो भी 90% अगर मैं बात करूँ तो आज एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है वो खाली ओनली क्या है, दिखावा है, बाकी प्रैक्टिकली नहीं होता हूँ। यस, नेक्स्ट और लास्ट, ऑल द प्रिंसिपल आर ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस। जो भी प्रिंसिपल्स आप बना रहे हो वो क्या होने चाहिए, आपको इक्वल ट्रीट करना है। मतलब आपने 10 प्रिंसिपल बनाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 10 प्रिंसिपल बनाए, आपने बोला कि मैं पहला फॉलो करूंगा, दूसरा फॉलो करूंगा, तीसरा फॉलो करूंगा, 4th और 5th में कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं फॉलो नहीं करूंगा। भाई घर थोड़ी है तेरा, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने पड़ेगा, आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस, थस आर टू बी अ प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। प्री डिफाइंड मतलब आपने जो एडवांस में गोल सेट किया है वो एडवांस में गोल तभी अचीव होगा जब भी आप सभी प्रिंसिपल को क्या दोगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तभी। If any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, then it affect the working of the organization. Of course 10 प्रिंसिपल है, आपने 5 को फॉलो किया, 5 को फॉलो नहीं किया तो आपके गोल अचीव हो गए नहीं। अगर अचीव नहीं हुए तो रेवेन्यू अफेक्ट होगा, तो सैलरी अफेक्ट होगी, तो अल्टीमेट बिजनेस डूबने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा आपके नथिंग बट नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वंस अगेन रिपीट कर ले कि पहला पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड पढ़ा जनरल गाइडेंस देता है, वो गाइडलाइंस देता है, थर्ड प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंजेस, फिफ्थ बिहेवियर इन नेचर, सिक्स कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड सेवन ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ
नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे जो होगा आपका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। मेरा टारगेट होता है कि 30-40 मिनट्स में ही पढ़ाऊँ आपको, ज़्यादा, वरना सर क्या चल रहा है पहले दिन ही पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, नहीं, आराम से जाएगी, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे। दिसंबर से पहले आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा, इतना भरोसा रखो। और हाँ, मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि आपने चैनल को क्या किया रहेगा, अभी लाइक किया रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब भी मेरे को ऐसा फील होना चाहिए कि आपने 10 से 12 दिन को क्या किया, चैनल को सब शेयर कर दिया अपने फ्रेंड सर्कल में, तो प्लीज़ जल्दी शेयर कर दीजिए। अकेले अकेले बेनिफिट मत उठाओ, सभी मिलके आगे जाना है अपने को, सभी बच्चे लोग, सभी अपना फ्रेंड सर्कल, कोई भी ना छूट जाए, वो सभी आपको ध्यान रखना है कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए ये फ्री लेक्चर्स का, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियोस के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।